नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। नमस्कार आपको भी, नमस्कार आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर क्या पूरी तरह से डिरेल हो चुका है? अभी एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के एक नेता को रिटायर्ड डीएसपी ने सरेआम गोली मार दी। तो सवाल तो उठेंगे ही ना कि पंजाब की भगवंत मान सरकार क्या कर रही है, और बॉर्डर स्टेट है पंजाब। जी बिल्कुल, पंजाब में जो परिस्थितियां हैं पिछले कुछ समय से, जो जिस तरीके की घटनाएं, जिस तरीके के समाचार हम लोग बार बार सुन रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि मतलब कि कुछ सब कुछ जो है वो पुलिस बनाम सत्ताधारी दल, वसूली, गोली चलाना, इस तरीके की घटनाएं हैं। सामान्य अपराध की घटनाएं नहीं है ये। तो जो जो आप जिस घटना की चर्चा कर रही हैं वो रोपड़ में की घटना हुई, जहां पर एक पूर्व डीएसपी थे, दिलशेर सिंह नाम है उनका। उन्होंने एक आम आदमी पार्टी के एक नेता जो पहले चुनाव वगैरह भी लड़ चुके हैं और वहां पे सक्रिय एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह से हैं, उनका नाम है नितिन नंदा। उनको उन्होंने किसी शादी समारोह में उनसे मिले, कुछ कहा सुनी होती है और ऐसा बताया जा रहा है कि जमीन का कोई झगड़ा है और आपस में कुछ लेन देन का भी उनके बीच में कुछ विषय था। अब ये सोचने वाली बात है जो आप कह रही हैं, जो आपका संकेत है कि भाई एक पुलिस वाले और एक राजनीतिक दल के जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के नेता के बीच में कौन सी लेन देन हो रही थी, और वो लेन देन कहां तक पहुंच गई कि वो आपस में एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं और बंदूक तानने में एक व्यक्ति दूसरे पर गोली भी चला देता है और फिर उसके बाद अब आगे जो सच्चाई सामने आएगी, पुलिस में जब जांच होगी तो पता चलेगा कि भाई क्या कारण था। लेकिन कुल मिलाकर जो संकेत है, जो बहुत सारी घटनाओं को जब हम जोड़कर देखते हैं तो ये लगता है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। पूरी घटना में भी ये बात बार बार आ रही है, ये बहुत सारी चीजों में जुड़ रही है कि भाई क्या पूरा जो राजनीतिक तंत्र है वो किसी तरह की सौदेबाजी कर रहा है, किसी तरह का कोई मतलब लेन देन के उसमें इन्वॉल्व है। तो ये उस तरीके की तरफ संकेत कर रही है। अभी खासतौर से जब हम डीआईजी भुल्लर साहब का जो मामला अभी चर्चा में है ही है, मीडिया में अभी बहुत सारी चीजें उसमें अभी आनी बाकी हैं, अभी बहुत सारी चीजें उसकी अभी हमें पता भी नहीं कि क्या अंदर खाने में चल रहा था, किसके लिए वो वसूली कर रहे थे, कौन उनसे वसूली करा रहा था, ये करोड़ों रुपए का पूरा वसूली रैकेट चल क्यों रहा था। तो उस बीच में अगर ये भी मामला आ रहा है तो ये सब कुछ, आपकी बात सही है कि वो उसकी तरफ ही संकेत करता है कि आखिर चल क्या रहा है, लॉ एंड ऑर्डर है भी या कोई केवल वसूली के लिए ही सब कुछ पूरा तंत्र काम कर रहा है। और फिर सवाल ये भी उठता है कि जैसे एक राजनेता और पुलिसकर्मी के बीच में क्या लेन देन हो सकता है, क्या जमीन का मामला हो सकता है। और जमीन का मामला इसलिए भी कि ये जो डीआईजी भुल्लर का मामला है, इसमें भी ये बात सामने आई है कि बहुत सारे आम लोगों को जिनके पास जमीनें होती थी उनको फर्जी केसेस में फंसाकर उनकी जमीनों पर कब्जा करने का काम भी किया जाता था। और इसमें आम आदमी पार्टी के कई विधायकों के नाम भी आ रहे हैं, और उनके नाम कोई और नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक, अमृतसर से सिटिंग विधायक है कुंवर विजय प्रताप सिंह, जिनको की केजरीवाल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 5 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। उन्होंने भी खुलासा किया है कि उन्होंने एक आदमी को बचाया था जिसकी जमीन पर इसी तरह से कब्जा किया जा रहा था और उसको ड्रग्स के मामले में फंसाया जा रहा था। तो यहां पर भी लगता है कुछ ऐसा ही खेल हो सकता है, इसीलिए उस पूर्व डीएसपी ने गोली चला दी शायद इस आम आदमी पार्टी के नेता पर। बिल्कुल वही बात है कि यहाँ पर क्या कारण है वो तो खैर पुलिस की जांच में ही पता चलेगा, लेकिन जो पीछे के संकेतों से जब आप जोड़ते हैं तो आप पाते हैं कि जरूर इस तरीके का विषय भी हो सकता है। अब इसमें एक बात आती है कि जैसे भुल्लर की का जो पूरा मामला है कि भाई जमीनों पे कब्जा कराना, ड्रग्स के मामले होना, उसमें छुड़ाना, और इसके अलावा भी तरह तरह के जो भी एक जरायम पेशा जो अपराध की दुनिया में जो सबसे बड़े कारण होते हैं, वो सारे कारण, सारे तमाशे इसमें उपलब्ध हैं। अब इसमें भी एक चीज है कि भाई देखिए, पूरा एक राजनीतिक तंत्र से के साथ जुड़ा हुआ जो उनका एक कनेक्शन, देखिए केजरीवाल का सबसे बड़ा क्या था कि भाई भ्रष्टाचार के विरोध के आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। जब वो दिल्ली में सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अब एकदम से युद्ध छेड़ देंगे। पंजाब में भी वही था, पंजाब में भी वो भ्रष्टाचार और ड्रग्स के विरोध में ही तो आए थे ना, कि भाई बादल सरकार का भ्रष्टाचार था, पंजाब में कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार था, उनके खिलाफ वो लड़कर सत्ता में आए। आप आकर अगर वही तंत्र आज भी चल रहा है, वही अधिकारी अगर आज भी काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब वो आपके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो पिछले सत्ताओं के लिए हो सकता है काम कर रहे हैं, तो जैसा आप खुद कहते रहे। तो अब अगर वो आपके लिए काम कर रहे हैं तो वो लिंक जो है वो जैसे विधायक, निलंबित विधायक की आपने बात कही कि वो उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं। देखिए, ये निश्चित रूप से अगर कोई आरोप ना भी लगाए तो जिस देश में भ्रष्टाचार का जो तंत्र जिस तरीके से काम करता है उसमें कुछ चीजें बड़ी स्पष्ट होती हैं। आप मुंह से कहेंगे तो कहा जाएगा कि नहीं आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पास सबूत क्या है, लेकिन कुछ चीजें बड़ी स्पष्ट होती हैं कि
जब भी कोई अधिकारी अगर निचले स्तर पर भ्रष्टाचार कर रहा है तो बिना वो वहां की स्थानीय सरकार के अनुमति के बिना नहीं कर रहा है। और अगर वो बहुत बड़ी मात्रा में कर रहा है, चूंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा इन्वॉल्व है, बड़ी रकम, बड़ी जमीन, बड़ा ड्रग्स, बड़ा सब कुछ, एक मास स्केल पे ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई लूट मची हो, पंजाब को लूट लेने की एक हड़बड़ी सी दिख रही। तो इसका मतलब है कि इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक लिंक भी होगा, क्योंकि राजनेता बड़े चतुर होते हैं, पकड़े नीचे वाले जाते हैं, राजनेता को पता होता है कि कैसे पल्ला झाड़ कर निकल जाओ। अब ये लिंक तो जनता को स्थापित करना है। अब ये भुल्लर किसके लिए कर रहा था? भुल्लर सिर्फ अपने लिए थोड़ी कर रहा था। या फिर ये जिनका रोपड़ की हम बात कर रहे हैं, अगर इनका भी कोई विवाद था कि वो आखिर क्या गर्मी थी उनके दिमाग में, किस बात का ऐसा गुस्सा आ गया कि जाकर एक सत्तारूढ़ पर राजनीतिक दल के नेता को उन्होंने गोली चला दी उस पर। तो अब यही बातें, अब सवाल है कि भाई भुल्लर वाले मामले में सीबीआई आ गई, कुछ चीजें हमें पता चल गई। पंजाब पुलिस के भरोसे होती तो शायद कभी कुछ पता भी नहीं चलता, उनके घर में से कुछ जब्त नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सीबीआई की एंट्री हो गई तो शायद सब कुछ सामने आ गया। अगर सीबीआई की एंट्री नहीं होती तो हो सकता है ये भी भगौड़े बन जाते, क्योंकि पंजाब पुलिस में ऐसे कई अधिकारियों के नाम अब सामने आ चुके हैं जो पकड़े ही नहीं गए, विदेश भाग गए, उनमें महिला अधिकारी भी हैं। तो आप सोचिए कि उनको किसने भगाया? उनको भागने में भी तो मदद राजनीतिक तंत्र ने की होगी। और अब तो वहां पर जो भगवंत मान सरकार है या प्रॉक्सी केजरीवाल सरकार है, आप सोचिए कि उनके लिए मुसीबत की बात तो यह है कि वो जो कृष्णु शारदा है, जो दलाल है, जो पैसे ले रहा था, वसूली कर रहा था भुल्लर के कहने पर, उसकी तो डायरी मिली है, उसकी डायरी में सबके नाम है। और अब तो 9 दिन का सीबीआई को उसका रिमांड भी मिल गया है। अब इन 9 दिनों में तो सारे नेताओं की नींद उड़ी रहेगी कि पता नहीं किस किस के राज खोलेगा वो। बिल्कुल, जो सीबीआई को रिमांड मिली है उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि भाई उससे मिलने, जो जेल, जब वो बुड़ैल जेल में जहां पर उसको रखा गया है, कि वहां पर अगर वो कौन लोग उससे मिलने आते हैं, कौन से अधिकारी मिलने आते हैं, इसका भी एक रिकॉर्ड रखा जाए और कैमरा लगातार ऑन रखा जाए। तो इस तरीके से उसके ऊपर मतलब डर है कि पंजाब में कानून काम नहीं कर रहा है। मतलब सीबीआई जो एक केंद्रीय एजेंसी है, जब वो जांच कर रही है तो उसको ये चिंता करनी पड़ रही है कि भाई वहां के अधिकारी, जो पुलिस के अधिकारी स्थानीय हैं, वो कहीं उससे मिलने आए, कहीं उससे उसको, चूंकि अब वो अगर सरकारी वायदा माफ गवाह बनता है तो उस गवाह बनने की स्थिति में उसको प्रभावित ना किया जाए, उसको किसी तरीके से उसको डराया धमकाया ना जाए, उसके बयान ना बदलवा दिए जाएं, कुछ इस तरीके की स्थिति ना पैदा हो। तो एक मतलब उनको एक चिंता करनी पड़ रही है। अब ये देखिए, ये अपने आप में जो आपका शुरुआती प्रश्न था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या बिल्कुल खत्म ही हो गई है, तो ये अपने आप में उत्तर देती है कि भाई अगर अब वहां का पूरा पुलिस तंत्र ही अगर किसी एक आपराधिक एक जांच में ही रुकावट बन जाए तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब यही है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा है। बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो, कोई ये अपवाद नहीं है कि 2-4 अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और जो आपने बताया कि भाई उसके पास एक पूरी डायरी मिली है, और ये भी बात आ रहा है कि भाई किसी एक राजनीतिक दल नहीं, वो पिछली भी अकाली सरकारों, कांग्रेसी सरकारों, उनके बड़े बड़े नेताओं के साथ उसके चित्र हैं। वो एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चलाता था, एक प्रोफेशनल, एक पेशेवर बिचौलिया कह लें, दलाल कह लें, एजेंट कह लें, जो भी कह लें, वो कृष्णु जो है एक संगठित गैंग का एक बहुत बड़ा नट बोल्ट था, जिसका प्रयोग सारे कर रहे थे। तो ये भी प्रयोग कर रहे थे। अब वो इस बीच में बेचारे की किस्मत खराब थी कि वो सीबीआई के हत्थे चढ़ गया। अब वो उसको संभवतः उससे चीजें निकलेंगी, लेकिन अब किन किन अधिकारियों की निकलेंगी वो निश्चित रूप से संभवतः बड़े स्केल पे होगा। ये एक अपवाद केस नहीं है, बल्कि कई और अधिकारियों, नेताओं के नाम आने की बात कही जा रही है। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका मतलब है कि ये वही बात है कि ये किसी ऐसा नहीं कि कुछ पुलिस वालों ने सोचा कि हम करप्शन करेंगे और हजारों करोड़ की संपत्ति बनाएंगे, बल्कि एक संभवतः एक किसी किस्म का एक वेल ऑयल्ड मशीनरी, जिसके लिए जो हमने तमाशा दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में देखा है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार को एक पूरी मशीनरी की तरह से बना दिया जाता है, वही पंजाब में शायद चल रहा है। यही समझा जा सकता है। और वहां तो पहले से ही चलता रहा है। केजरीवाल जी को इतनी कठिनाई वहां नहीं हुई होगी, वहां पे तो बना बनाया तंत्र था। बिल्कुल बना बनाया तंत्र था। लेकिन अगर हम लोग इस बात पर गौर करें कि पिछले जब से केजरीवाल दिल्ली से फारिग होकर पंजाब पहुंचे हैं, और पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने डेरा डाला है, उसमें चाहे केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, विभव कुमार हो, ये लोग जिस तरह से बोरिया बिस्तर समेटकर पंजाब में जाकर बैठ गए हैं, उसके बाद से आपको नहीं लगता कि इस तरह की घटनाएं ज्यादा सुनने देखने में मिल रही हैं? ऐसा लग रहा है कि शायद जो काम दिल्ली में किया केजरीवाल एंड कंपनी ने, उसी को पंजाब में करने की कोशिश हो रही है। और पंजाब तो एक फुल फ्लैश स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, वहां पर तो उनको पुलिस को लेकर भी किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी ना, वहां तो सब कुछ उनके अंडर ही आता है।
जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि कुछ इवेंट में सिसोदिया जी जो है वो भाषण दे रहे हैं वहाँ के स्थानीय कार्यक्रम में। केजरीवाल जो है आरटीओ के किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ गए, सारे कैमरा केजरीवाल पे हैं और मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मुख्यमंत्री मतलब भगवंत सिंह मान जो है वो मुख्यमंत्री ना हो बल्कि उनके कोई जूनियर हो। और केजरीवाल ने अपनी पूरी आभा मंडल इस तरीके से बना रखा है पंजाब में कि वही है मुख्यमंत्री, किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो उनका ही सारा फोकस उन्हीं पे होता है। तो ये जो राजनीति है इससे पता चल रहा है कि भाई अल्टीमेटली कर कौन रहा है। जो आपकी बात है कि भाई देखिए ये जब जिस दिन से यहाँ से दिल्ली से फ्री हुए, दिल्ली के अपने सारे इश्यूज उन्होंने एक तरह से सेटल कर लिए और पंजाब में गए। पंजाब में क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अब वो भाई बंगला कोठी सारा कुछ उनका अब हो गया, जो कोर्ट से लड़के उन्होंने जितनी कोशिश की थी कि जितने मतलब एक और शीश महल बनाने के प्रयास में थे दिल्ली में, वो नहीं बन पाया। तो भाई उनको जिस व्यक्ति को ऐशो आराम की जिंदगी की आदत पड़ी हुई, जिसको सत्ता का नशा, जिसको सत्ता की लत पड़ी हो, वो दिल्ली में कैसे रहेगा। और दूसरी बात है कि जो उनका एक सोर्स ऑफ मनी था, पंजाब दिल्ली एक कमाई का स्रोत थी, दिल्ली से एक को निचोड़ा जा रहा था, अगर वो चला गया तो अब उनको नए स्रोतों की जरूरत थी। तो वो पंजाब बन गया। पंजाब पहले से ही खाली था, वहां पर कांग्रेस की पिछली सरकार ने वैसे ही वहां का हालत खराब की हुई थी। तो अब वह ठीक है, वहां की कुछ सीमाएं हैं, तो अब वहां पे व्यापारियों को के साथ ब्लैकमेलिंग करो, वहां पर जनता को एक तरह से निचोड़ो उनके ऊपर। तो कुल मिलाकर वो वाली स्थिति है। और अब वहां पर भाई भ्रष्टाचार विरोध की बातें तो बहुत पीछे छूट चुकी है। केजरीवाल अब एक बिल्कुल जैसे किसी एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट काम कर रहा होता है उस तरीके से काम करते हैं। तो जैसा आपने नाम लिया कि भाई पूरी जो मंडली थी जो दिल्ली में काम करती थी वो आज वहां मूव कर चुकी है। तो भाई और आप देखिए कि इन दोनों के बीच में एक संपर्क है। जिस समय से ये पूरी यहाँ से आम आदमी पार्टी का जो पूरा कुनबा जो है वो शिफ्ट होकर पंजाब जाता है, और पंजाब में उसके बाद ही ये सारे जितने बड़े बड़े कांड थे वो शुरू होते हैं। जिस तरीके से यहाँ शराब घोटाला होता था वहां भी ये भुल्लर साहब आ गए, इसी तरीके से और भी कितने अभी अंदर खाने में चीजें पक रही होंगी। अभी तो सब चीजें सरफेस पे आने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि अभी उतना समय उनकी सत्ता का रहा नहीं है। लेकिन अभी अगर इतने में ही इतनी खिचड़ी पक चुकी है तो सोचिए कि अंदर खाने में क्या क्या होगा और ये क्या कर रहे होंगे। और फिर अभी जिन आम आदमी पार्टी के मैंने विधायक की बात की, कुंवर विजय प्रताप सिंह सर, वो तो इस सिस्टम से ही है। वो तो आईपीएस थे, वीआरएस लेकर वो आम आदमी पार्टी में आए थे, और वो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जब सवाल उठाते थे उन्हीं को ही केजरीवाल ने मान लिया कि ये तो पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं। वही सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो नशे के खिलाफ युद्ध चला रखी थी, मुहिम चला रखी थी, वो भी फर्जी थी। पंजाब पुलिस के लोग ही वहां जा जाकर वो जो नशे के कारोबार में लगे लोग थे उनसे पैसा वसूल करते थे। वो तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं। तो कटघरे में तो आम आदमी पार्टी खड़ी होगी ना। ये बिल्कुल देखिए, अब देखिए बात आती है वही जो पैसे, अंततः केजरीवाल को चाहिए सत्ता और पैसा, दो चीजें। अब पैसे के लिए जो जो चीजें चाहिए, मतलब चाहे वो ड्रग से पैसा आता हो तो ड्रग से आएगा। ये किसी भी भ्रष्ट राजनीतिक दल पर ये बात लागू होती है। केजरीवाल कोई अपवाद नहीं है। ये दिल्ली के बाद हम देख चुके हैं कि भाई उनके तौर तरीके क्या हैं। जहां पर शराब हुई वहां शराब चली, जहां ड्रग्स चला है वहां ड्रग्स चलेगा। तो उनके आरोपों में बिल्कुल हम उसको खारिज नहीं कर सकते कि वो एक कोई नाराज नेता है जो कि, क्योंकि दिल्ली में भी तो जिन लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई उनको इसी तरीके से कुचला ना। कपिल मिश्रा की कहानी है, दिल्ली में और भी कितने सारे उनके विधायक साथी थे जो कभी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में उनके साथ बड़ी बड़ी बातें करते थे। वो उन्होंने सबसे पहले जब केजरीवाल पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और बताया कि भाई ये आदमी तो मतलब खुद ही भ्रष्ट है, तो फिर अंततः उनका क्या परिणाम हुआ सबने देखा। तो वहां उनके साथ ही हो रहा है। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण, कुछ चीजें बड़ी बता देती हैं कि कोई व्यक्ति कर क्या रहा है। केजरीवाल के लिए जब पंजाब में एक सीट खाली थी राज्यसभा की, तो उस कहा गया कि भाई इस राज्यसभा की सीट पर केजरीवाल जो है वो राज्यसभा जाना चाहते हैं और वो राज्यसभा जाएंगे ताकि दिल्ली में संसद में वो भाषण दे सके, बोल सके। लेकिन केजरीवाल की प्राथमिकता कहीं कोई मुद्दे फुद्दे उठाने के चक्कर में वो पड़ी ही नहीं। उन्होंने उस सीट को उठाया और एक उद्योगपति को बेच दिया। मतलब उस आदमी को पैसा चाहिए, उस आदमी को जाके संसद क्यों बोलना है, संसद में क्यों बोलना है उसको अपना कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल लेगा, पंजाब में बोल लेगा। तो उन्होंने उस सीट को बेच दिया। कोई भी राजनेता, कोई भी पेशेवर राजनीतिक दल क्या करेगा कि भाई कम से कम बड़े नेता जो है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं 5, 6, 10, वो तो संसद में रहे, विधानसभाओं में रहे, भले चुनाव हार गए लेकिन आगे अपनी आवाज जनता की उठाते रह सके, आगे भी जनता की बातें कर सके। भाई उनका उद्देश्य ये होता है। लेकिन एक आपराधिक गैंग, उसके लिए उस सीट का एक आर्थिक मूल्य है।
उस आर्थिक मूल्य में वो देख रहा है, उसके उपयोगिता से उसका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने आज तक राज्यसभा की अपनी हर सीट लगभग लगभग बेची है और वही काम वो उन्होंने आगे भी किया। तो ये सब चीजें बताती हैं कि वो कर क्या रहे हैं, वो किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। पंजाब अभी उनका एक प्ले ग्राउंड बना हुआ है और वो प्ले ग्राउंड की सारी, देखिए ये सब अभी वही है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी ये सब जो जब शुरू में आरोप लगे थे दिल्ली में, तो लोगों ने शुरू में एक बारी विश्वास नहीं किया था कि शराब घोटाला, धीरे धीरे पता चला कि भैया ये तो हजारों करोड़ का घोटाला है। पंजाब तो एक फुल फ्लेजेड स्टेट है, दिल्ली में तो उनके ऊपर बड़ी सारी बंदिशें थी, मीडिया भी था दिल्ली में, दिल्ली में एक तरह का एलजी का की दादागिरी थी उनके पर, लेकिन वहां तो उनकी दुनिया है, उनके तरीके हैं। वो पंजाब पुलिस से करवाएं वसूली या जिससे भी कराएं, दिल्ली पुलिस तो उनके इशारों पर चल नहीं रही थी। तो अब तो जो उनका सपनों का कोई स्थान है वो पंजाब है। तो अब ये देख लीजिए, उसके कुछ कुछ अभी नमूने हमें देखने को मिले हैं। ये सब जितनी भी 4-5 नमूने हैं वो सब आगे चल के यही बताते हैं, मतलब पता चलता है कि भविष्य में किस तरीके की तस्वीर निकल के आएगी। केजरीवाल पंजाब में भी वही करेंगे जो उन्होंने दिल्ली में किया, उससे कई गुना ज्यादा ही करेंगे। लेकिन एक तरफ तो भगवंत मान कहते हैं कि भुल्लर कांड में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा अधिकारी इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कर रहा हो, 7.5 करोड़ कैश उसके घर से मिलता है, 3-3 मशीनें जाकर पैसे को गिनती हैं, कितनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, दुबई से लेकर कनाडा तक उसके फ्लैट हैं। तो ऐसे में क्या सच में जो गृह मंत्री है राज्य का, भगवंत मान सीएम भी है और गृह मंत्री भी है पंजाब के, क्या उनको भनक नहीं लगी होगी, या राज्य का विजिलेंस विभाग क्या सो रहा होगा, उनको पता ही नहीं चला कि ये आदमी क्या कर रहा है? देखिए, आप तो विजिलेंस विभाग और मुख्यमंत्री की बात कर रही हैं। किसी भी सरकारी महकमे में किसी भी आप चले जाइए, कौन सा अधिकारी भ्रष्ट है, कौन रिश्वत लेता है, ये वहां का कोई भी प्यून, बाहर खड़ा हुआ कोई चाय की दुकान वाला भी बता देता है। तो ये साहब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कोई रहस्य तो नहीं रहा होगा। सब जानते हैं, वहां की मीडिया जानती है, वहां के लोग जानते हैं कि एक बहुत करप्ट अधिकारी है। तो जब आप करप्शन के विरोध, अच्छा दूसरी बात है कि इनके ये हर केंद्रीय जो अधिकारी होता है, कर्मचारी होता है, वो उसको एक या राज्य सरकार का जो अधिकारी होता है उसको अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है। तो ये अभी आज मैंने देख रहा था कि इनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का भी केस दर्ज किया गया है, जो कि अपने आप में बड़ा गंभीर मामला होता है किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के लिए। तो ये इन्होंने अपनी जो कुल इनकम दिखाई है टैक्स काटने के बाद, वो करीब करीब 36 लाख रुपए सालाना, यानी कि ये मासिक सिर्फ 3 लाख रुपए कमा रहे थे, यानी सैलरी से सिर्फ कमा रहे थे और तो कुछ था नहीं। तो ये इनकी कुल आमदनी थी। और यही सारा तमाशा जो है वो मतलब आम आदमी पार्टी का भी है कि भाई हम तो बड़े छोटी कार से चलते हैं। तो ये बेसिकली मतलब दो सितारों का मिलन कह लीजिए, दो एकदम बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी का मामला था। और ये क्या कर रहे थे, अब हम लोग अपने मुंह से कहें कम और समझें ज्यादा, क्योंकि अभी चीजें निश्चित रूप से ब्लैक एंड व्हाइट में उस तरीके से आई नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक बड़ी मछली थे। और जब दिल्ली में भी जिस तरीके से कई सारी बड़ी मछलियां पकड़ी गई थी, तब जाके धीरे धीरे केजरीवाल का पूरा भ्रष्टाचार लोग सामने आया था। तो ये एक बड़ी मछली हाथ लगी है सीबीआई के। तो इनकी जो आमदनी, इनको सबको पता था कि सबसे स्किल्ड व्यक्ति, सबसे कुशल व्यक्ति जो भ्रष्टाचार को सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है, हमारे लिए वसूली सबसे अच्छे से कर सकता है, वो यही व्यक्ति है। ये पहचानने की प्रतिभा केजरीवाल जी में अद्भुत है। व्यक्ति को उसकी उपयोगिता के आधार पर पहचानना उनसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो उन्होंने इस व्यक्ति को संभवतः, ऐसा मेरा अनुमान है, कि उनकी प्रतिभा को समय से रहते पहचान लिया था। और आप जो 7.5 करोड़ की बात करिए, वो तो उनके घर में बेडरूम में रखा था। भाई देखिए, अपराधी, आज देश का कोई भी अपराधी जानता है कि अगर उसके पास कोई भी अगर अनअकाउंटेड मनी होता है तो वो कहाँ नहीं रखता है, घर में कभी नहीं रखता है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ कभी नहीं रखता है, वो कहीं किसी ऐसी जगह पर रखता है जहां पर सेफ हो। अब भाई वो सुप्रीम कोर्ट का तो जज तो है नहीं कि वो अपने उसमें रख दे, गैराज में। तो भाई एक आप पुलिस के एक मझोले अधिकारी तो हो ना, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी हो। आपके ऊपर डर तो फिर भी होता है, हर बड़ा भ्रष्टाचारी जो होता है कहीं ना कहीं मन में डरता है। आप कहाँ रख रहे हो, अपने घर में रख रहे हो। तो 7.5 करोड़ जब आपके ही घर में है, तो बाकी कहाँ कहाँ आपकी तो जितने संपत्तियां अभी खोजी जा रही हैं, जिनकी चाबियां मिल रही हैं, जितने लॉकर निकल रहे हैं, अभी तो खुलना बाकी है। अभी तो उनके किसके किसके बेड में, किसकी दीवार में क्या होगा, और कितने ट्रांजैक्शन हुआ होगा, कितने कहाँ तक पहुंचे होंगे, वो सब तो चीजें अभी है ही नहीं। अभी तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम अनुमान लगाएं कि अगर 7.5 करोड़ रुपए अगले के बेडरूम में रखा हुआ है, तो फिर कहाँ कहाँ तक इसलिए बांट चुका होगा। एक कबाड़ी से जब ये इतने पैसे ले सकता है,
भाई ये कबाड़ी व्यापारी तो था, जिससे कबाड़ी अगर 8 लाख रुपए इसको हर महीने देने के लिए विवश है, तो जो व्यक्ति सामान्य कारोबार कर रहा है, जो कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है, हालांकि कबाड़ी का बिजनेस भी बहुत प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन जो व्यक्ति कोई सामान्य व्यापार कर रहा है उससे कितने पैसे ले रहा होगा। बिल्कुल। और आपने कहा ना कि अपने घर के बेडरूम में कैसे उसने इतने पैसे रख दिए, भाई उसको पता था सैया भाई कोतवाल तो डर का, उसको पता था कि कौन उसके ऊपर उंगली उठाएगा। सरकार भी अपनी है, महकमा भी अपना है, कोई आम आदमी तो था नहीं, डीआईजी रैंक का अधिकारी था, तो उसको तो डर किसी से था नहीं। उसको तो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सीबीआई आकर ये कांड कर देगी उसका। लेकिन अब जो ये कृष्णु है, जैसा आपने बताया कि जब उसको जेल में रखा गया तो वहां कैमरे भी लगाए गए हैं कि कौन उससे मिलने के लिए आता है, रजिस्टर में देखा जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं डर इस बात का है कि लोग उसको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे, उसकी तो जान को भी खतरा हो सकता है भाई, क्योंकि इतने सारे दुश्मन है, सबकी पोल पट्टी उसके पास है, वो किस किस नेता के साथ फोटो खिंचवाता था, किस किस के लिए दलाली करता था, वो सारी लिस्ट तो सीबीआई के पास आ गई है। तो आने वाले 9 दिन तो बहुत मुश्किल में रहने वाले हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए भी और बाकी पुलिस कर्मियों के लिए भी। 5 आईपीएस के नाम तो पहले ही आ गए हैं कि भाई वो भी इसके मातहत काम करते थे, भुल्लर के, वो भी इस खेल में मिले हुए हैं। तो ऐसे में तो कृष्णु इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट वीआईपी हो गया भाई, उसकी जान को तो खतरा, उसको तो बचाकर रखना भी सीबीआई के लिए एक चैलेंज होगा कि वो पंजाब में रखकर उसको बचा पाएंगे या नहीं। जी, वो भी तब जब वो पिछली सरकारों के लिए भी यही काम करता रहा है, वो भी तब जब वो सिर्फ राजनेताओं के लिए नहीं बल्कि वहां के अधिकारियों के लिए करता रहा है, क्योंकि वो तो भाई राजनेता पार्टी तो आज आई है कल नहीं रहेगी, लेकिन अधिकारी तो वहीं रहेगा। तो इसलिए उसकी जान निश्चित रूप से सीबीआई के लिए एक चुनौती होगी कि उसको बचाकर कैसे रखा जाए, क्योंकि अगर उसको बचाकर नहीं रखेंगे तो फिर आगे केस में क्या होगा ये कहना बड़ा कठिन है। देखिए, बात वही आ रही है कि अंततः किसी जगह पर कानून व्यवस्था के कोलैप्स कर जाने का सबसे बड़ा लक्षण क्या होता है कि जब कोई एक भ्रष्टाचार या कोई भी एक आपराधिक विषय सामने आता है तो सबसे बड़ा भय देश में ये है कि क्या वो जांच हो पाएगी, क्या सच्चाई सामने आ पाएगी, क्या अपराधियों को सजा दिलाई जा सकेगी। तो पंजाब में इन सारे प्रश्नों का उत्तर है नहीं। यही तो बताता है ना कि भाई वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम इस समय पूरी तरह से कोलैप्स है, और ये बिल्कुल वही हो रहा है, वही टेम्पलेट है जो दिल्ली का टेम्पलेट था। जिस तरीके से दिल्ली में यूपी बिहार के लोगों को भगाने का जो केजरीवाल का मॉडल था, वही पंजाब में भी किया उन्होंने। भैया भगाओ पंजाब बचाओ जैसे अभियान चलाए गए वहां पर। भाई देखिए, यूपी बिहार में चुनाव हो रहा है और इस सब की कोई चर्चा कहीं नहीं हो रही है कि भाई आपने पूरी तरह यूपी बिहार के लोगों को भगाने का भी अभियान एक राजनीतिक रूप से शुरू किया। जो काम कांग्रेस जो है कर्नाटक में करती है, वही काम इन्होंने वहां पर भी किया। तो एक पूरा जो एक कंप्लीट एक अराजकता की स्थिति होती है, लूट मार, एक पूरा एक सरकारी संस्थागत जो ढांचा होता है कि जो कानून को लागू कराता है, जो वहां के लोगों में एक सुरक्षा का भाव विकसित करना जिसकी जिम्मेदारी होती है, वो किसी आपराधिक गैंग की तरह जब काम करने लग जाए तो जो होता है वो पंजाब में हो रहा है। और इस वक्त कृष्णु एक ऐसा तोता है जिसमें पंजाब सरकार के मंत्रियों, नेताओं, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी सबकी जान बसती है, और इसीलिए उसको बचाकर रखना सीबीआई के लिए बड़ी चुनौती है। और अगले 9 दिन तो मुझे लगता है कि सबके सब रात भर जाग जाग कर काटेंगे ही, पता नहीं किसकी पोल पट्टी उसने खोल दी। और अगर वो सरकारी गवाह बन गया तो फिर ये जो आम आदमी पार्टी, इसकी वाट लगना तय है, इसके नेताओं की पोल पट्टी खुलना तय है। तो जो 2027 का सपना देख रहे हैं केजरीवाल सिसोदिया की, ये इनके इन प्रकारेण उनकी सरकार फिर से वहां पर आ जाए, वो सपना फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। उस सपने के टूटने की शुरुआत हो गई है भुल्लर कांड से। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।